ओके, नमस्कार आप सभी को। और आज अपन बात करने वाले हैं एक बहुत ही साधारण सा जो डिजीज होता है ना, जिसको अपन बीएससी एमएससी में हर जगह पे पढ़ते हैं। दिस इज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, है ना। कि जो सरसों कुल के पौधे होते हैं उनमें एक खास प्रकार की डिजीज होती है, उसको अपन श्वेत किट बोलते हैं ना। वाइट का मतलब श्वेत और रस्ट का मतलब किट डिजीज। ओके, ये तो रहा कि हमें बाई नेम वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिबल पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो रस्ट होता है वो क्या होता है ना। जैसे अपन कहते हैं कि लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, उसको बोलते हैं रस्टिंग, है ना। लोहे पे जंग लगता है, रस्टिंग, ठीक है। तो अपन जैसे लोहे पे जंग लग जाता है तो फिर उसको अपन अंगुली से टच करें, मान लो ना, तो हमारी अंगुली के ऊपर ऐसे रेड कलर का जो ना आयरन ऑक्साइड्स होते हैं ना, उसका पाउडर आ जाता है। यानी कि जब लोहे पे जंग लगता है तो रेडिश कलर का पाउडर बनता है, पाउडर। तो वैसे ही जो रस्ट डिजीज होती है उनके अंदर भी पाउडर बनता है। और है ना, जैसे थोड़ा सा क्या है कि पैथोलॉजी की भाषा इस प्रकार से होती है कि उसको अपन बोलते हैं पाउडरी मास, है ना। डायरेक्टली अपन पाउडर नहीं बोलते, अपन क्या बोलते हैं, पाउडरी मास बोलते हैं। मास का मतलब गुच्छा होता है, कलेक्शन होता है। तो एक्चुअल में ये पाउडर किस चीज का होता है, ठीक है। तो रस्ट जो फंजाई होती है ना, एक्चुअल जो रस्ट फंजाई होती है उनमें तो ये जो पाउडर बनता है वो एक्चुअल में होता है स्पोर्स का, है ना, जिनको अपन रस्ट स्पोर, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे पक्सीनिया का केस आएगा तो पक्सीनिया के अंदर जैसे अपने स्टेम रस्ट होगा ना, थोड़ा सा समझना आप इस चीज को। जैसे पक्सीनिया का केस आएगा तो उसमें बीमारी होती है स्टेम रस्ट ऑफ वीट। तो स्टेम रस्ट ऑफ वीट के केस में देखो, पहले तो क्या बनते हैं, पहले तो बनते हैं यूरिडोस्पोर, है ना। और जिस जगह पे बनते हैं उनको बोलते हैं यूरिडोसोरस। फिर उसी जगह पे सीजन की जब एंडिंग होती है तो बनते हैं टेलुटोस्पोर। तो वो कहाँ बनते हैं, टेलुटोसोरस में। तो यूरिडोस्पोर, टेलुटोस्पोर, ये क्या होता है कि ब्राउन कलर के होते हैं ना, डार्क ब्राउन होते हैं, चॉकलेटी डार्क ब्राउन, ठीक है। और फिर बात आती है कि बहुत सारे बनते हैं, मास में बनते हैं। तो भूरा रंग अगर बहुत ज्यादा चीजों का एक साथ होता है ना तो वो ब्लैक दिखाई देता है, ब्लैक। तो रस्ट के केस के अंदर जो पाउडर बनता है या जो सिम्टम बनता है, जैसे अपन कहेंगे यूरिडोस्पोर कहाँ बनते हैं, तो यूरिडोसोरस में बनते हैं। जैसे स्टेम का हिस्सा होता है ना, स्टेम के इस हिस्से के ऊपर ऐसे इरेगुलर से पैचेज बनते हैं। और इनका कलर कैसा होता है, शुरुआत में ब्राउन होता है, बाद में ब्लैक हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में यूरिडो होते हैं, बाद में कौन होते हैं, टेलुटो होते हैं। तो एक्चुअल में जो रियल रस्ट होते हैं, है ना, रियल रस्ट फंजाई जो होते हैं ना, रियल रस्ट फंजाई, वो तो क्या होते हैं कि बेसिडियोमाइसीट के मेंबर होते हैं, बेसिडियोमाइसीट्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे ये अपने पक्सीनिया की बात करेंगे तो वो यूरिडेनिलिस से बिलोंग करता है, उसका जो ऑर्डर है वो कौन सा है, यूरिडेनिलिस ऑर्डर से बिलोंग करता है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हर पैथोलॉजी के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वो ये होता है कि एक्चुअल रस्ट जो होते हैं उनका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। यानी कि जब भी आप रस्ट की बात करेंगे उसका कलर है वो कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है। स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, है ना। तो रस्ट के अंदर ब्लैक कलर के एक्चुअल में स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। वो तो मैटर आता है रियल रस्ट का, जो हमारे बेसिडियो के फंजाई होता है। बट आज अपन डिस्कस कर रहे हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, और ये मामला किसका है, ये तो oomaicete का मामला है, oomaicites। तो oomaicites तो बहुत ही सिंपल प्रकार के फंजाई होते हैं, बहुत ही सरल इनका लाइफ साइकिल होता है। बेसिडियोमाइसीट तो बहुत एडवांस होते हैं। जैसे पक्सीने की लाइफ साइकिल में तो 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं, है ना। वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हम बाई नेम इसको रस्ट बोल रहे हैं, है ना। इसके नाम के अंदर रस्ट आता है, बाकी ये रस्ट नहीं है।
क्योंकि रियल जो रस्ट होता है वो तो बेसिडियो वाले करते हैं, ये तो ओमाइसीड का मेंबर है। हाँ, इसका जो सिम्टम होता है वो भी पाउडर जैसा होता है, इसलिए रस्ट से मिलता है, इसलिए हम इसको रस्ट बोल देते हैं, है ना। फिर देखो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ कलर कैसा बनता है, कोनिडिया का व्हाइट बनता है। कोनिडिया का जो मांस बनता है, जो पाउडर बनता है, पहले वो चैन में लगे रहते हैं, फिर वो जड़ते हैं तो एक पाउडर जैसा बनता है जहाँ पे व्हाइट पस्ट्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल रस्ट नहीं है। पहला इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी आपको कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर का सिम्टम रस्ट जैसा होता है, बट ना तो इसका कलर रस्ट जैसा होता है, ना ये रियल रस्ट है। क्योंकि ओरिजिनल जो रस्ट होते हैं उनका कलर ब्लैक कलर का होता है, और वो बेसिडियोमाइसिड के फंजाई हैं, उनके द्वारा कोज होता है। तो ये तो अपन को बाई डिजीज और बाई पैथोजन पता होना चाहिए कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर है वो ओमाइसीड से होने वाला एक प्रकार का डिजीज है, जिसमें पौधे की जो पत्तियां होती है ना, स्पेसिफिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं उन पत्तियों की सतह के ऊपर, है ना, पत्तियों की सतह के ऊपर सफेद कलर के पस्टूल्स बनते हैं, धब्बे बनते हैं सफेद कलर के ना, व्हाइट फफोले जैसे बनते हैं, व्हाइट पस्टूल्स। उनको आप ब्लिस्टर्स भी बोल सकते हो। तो बिल्कुल फफोले जैसे बनते हैं। और जैसे क्या होता है कि फफोला आता है तो थोड़ा सतह से ऊपर उठ जाता है, फिर फफोला फटता है ना, तो फिर उसमें से यहाँ पे पाउडर निकलेगा, है ना। हमारे फफोला होता है तो उसमें तो वाटर स्ट्रक्चर होती है, वो तो उसमें पानी जैसा निकलता है, लेकिन यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे पाउडर निकलेगा। और वो पाउडर क्या है, व्हाइट कलर का होता है और कोनिडिया का होता है। पाउडर ऑफ व्हाइट कोनिडिया। तो बहुत सारे जो कोनिडिया हैं वो एक गुच्छे में बनते हैं, और एक साथ उस ब्लिस्टर का जब फटना होता है तो वो हमें पाउडर की तरह फील होता है। बस इतने से सिम्टम की वजह से हम इसको व्हाइट रस्ट बोलते हैं। हालांकि पौधे के अंदर दो सिम्टम आएंगे ना, पौधे का जब लाइफ साइकिल पूरा होता है तो सरसों के पौधे में हमें दो निशान मिलेंगे डिजीज के, है ना। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं जिनको देख के अपन बता सकते हैं कि कौन सा बीमारी हो रखा है। तो जब व्हाइट रस्ट होता है तो उसमें पौधे में दो लक्षण आते हैं। पहला लक्षण तो क्या आता है, पत्तियों पे आता है। तो पत्तियों पे अपन को व्हाइट कलर के ब्लिस्टर्स फफोले मिलते हैं, जो एक पाउडर जैसा मास अपन को मिल जाता है, और उसी से अपन इसका नाम भी ऐड कर देते हैं कि व्हाइट रस्ट नाम है, वो पहले सिम्टम की वजह से होता है। इसके बाद में उसमें दूसरा सिम्टम भी आता है। दूसरा सिम्टम जो आता है वो आता है जब पौधे के अंदर हेड स्टार्ट हो जाता है ना, हेड ये बोल सकते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोल सकते हैं, है ना। पैथोलॉजी में देखो आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपका पौधा पोएसी का है, ग्रासेस वगैरह से गेहूं है, जौ है, बाजरा है, इनमें आप क्या बोलते हैं, हेडिंग बोलते हैं। हेडिंग, हेडिंग का मतलब, हेड का मतलब सिर होता है, जब पौधे का बाली निकलती है वो हेडिंग बोलते हैं। या जैसे सरसों का मामला आएगा तो उसमें अपन हेड की बजाय क्या बोले, इनफ्लोरेसेंस बोले तो ज्यादा सही है। यानी कि सरसों के पौधे में जो पुष्पक्रम बनता है तो वहां पे जो पुष्प के हिस्से जो होते हैं ना, पुष्पक्रम का मतलब फूलों का गुच्छा होता है ना, और इसमें अकेला जो पुष्प होता है ना, पुष्प फ्लावर, तो उस फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, इवन पूरा पुष्पक्रम भी और फ्लावर्स भी, ये सब क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, डिफॉर्म्ड। जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बनता है। डी का मतलब हटा हुआ, जो नहीं होता है उसको डी बोलते हैं अपन। तो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं ना, कि विकृत हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं, आगे अपन सिम्टम देखेंगे, वहां पे आएंगे कि डिफॉर्म कंडीशन है वो मिलती है, और वहां पे फिर फ्लावर्स नहीं बनते, है ना। फ्लावर्स हैं वो सब खराब हो जाते हैं ना, वहाँ पे जो भी अपन को सीड सेटिंग के लिए जो चाहिए वो सब कुछ भी नहीं होता है, और पौधे के ऊपर फ्लावर्स नहीं आते हैं, पौधे के ऊपर पॉलिनेशन भी नहीं होगा, पौधे के ऊपर सीड नहीं बनते हैं, तो यील्ड लॉस होता है। तो even plants have two symptoms. One at the leaves, that is the characteristic white rust symptom, but second one is the deformed inflorescence. तो पौधे में लक्षण दो आते हैं, दोनों ही किसके लक्षण है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर के लक्षण है। बट हम ज्यादा दिमाग कहाँ पे होता है, जो हमें डिजीज के नाम से कनेक्ट होता है वहां पे होता है, कि हम पत्तियों के अकॉर्डिंग उसको व्हाइट रस्ट बोल रहे होते हैं, लेकिन जब पौधे का ग्रोइंग सीजन का एंड आता है
तो एंड के टाइम पे उसके अंदर फ्लावर्स में भी अपन को सिम्टम मिलता है। तो ये तो बात हुई कि हम एक जनरल सा जो आइडिया है डिजीज का वो हमारे पास होना चाहिए। अब हम इस सेक्शन को कवर करते हैं। देखो वाइट रस्ट और वाइट ब्लिस्टर्स ना, ब्लिस्टर फफोले को बोलते हैं। ए डिजीज इज वन ऑफ द कॉमन डिजीज ऑफ क्रूसिफर प्लांट है जो ब्रासिकेसी में आते हैं। पहले इसका नाम क्रूसीफेरी था। क्रूसीफेरी गलत नाम होता है क्योंकि लास्ट के अंदर CEAE नहीं आता है। तो बाद में क्या था कि 1960 के बाद में जो लुइस कोड लागू हुआ था, लुइस कोड के अकॉर्डिंग बहुत सारी फैमिलीज के नाम हैं वो सही कर दिए गए। लास्ट के अंदर CEAE आना जरूरी है। तो क्रूसीफेरी पुराना नाम है। क्रूसीफेरी जो नाम था वो उसके कोरोला की वजह से था कि क्रूसीफर टाइप का कोरोला होता है ना। ये ब्रासिकेसी नया नाम है। इट इज़ वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके यहाँ राजस्थान के अंदर भी डिजीज होती है, भारत में और कहाँ अपन जहाँ भी देखें जहाँ सरसों की या मूली की इनकी खेती होती है वहाँ पे फंगस पाया जाता है ना। वर्ल्ड वाइड है, हर जगह पे ये फंगस मिलता है। इन ऑल द एरियाज वेयर क्रॉप इज ग्रोन। तो जहाँ भी अपन सरसों के खेत लेते हैं, सरसों कुल के दूसरे पौधे लेते हैं, हर जगह पे ये बीमारी मिलती है। बोथ वाइल्ड प्लांट्स एंड कल्टिवेटेड वेराइटीज आर अटैक्ड। तो सरसों कुल के जो पौधे हैं उनके चाहे हमारे कल्टीवेटेड पौधे हों, जो वाइल्ड प्लांट्स हों, सबके ऊपर इसका अटैक मिलता है। द डिजीज अफेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ क्रूसिफर क्रॉप ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जैसे कि हमारा सरसों से बहुत अच्छे से प्रभावित होता है। क्रैस है, रैप है, रेडिश है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ये सब क्या है? ये ब्रासिकेसी के पौधे हैं। तो इन सब के अंदर बीमारी होती है। इन इंडिया द डिजीज रिपोर्टेड ऑन मस्टर्ड, रैप, ये सब हमारे यहाँ भी पाई जाती हैं। तो आप डिजीज को पर्टिकुलरली मस्टर्ड के हिसाब से तैयार करते हो। और इवन ये जो पौधा है क्लियोम विस्कोसा, ये आपके यहाँ राजस्थान के अंदर जो वीड ग्रो करता है ना, इसको अपन बेकारियो बोलते हैं ना, क्लियोम विस्कोसा, बगरू बोलते हैं। इसके अंदर एक बदबू सी आती है ना। ये एक्चुअल में क्या है कि कैपेरिडेसी का पौधा है, कैपेरिडेसी। ये ब्रासिकेसी का पौधा नहीं है, कैपेरिडेसी का पौधा जिसमें कैर आता है। तो उसके ऊपर भी रिपोर्टेड है। तो थोड़ा बहुत ऐसे आप ध्यान दे सकते हैं। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं कि इफेक्ट्स ना ऑल्दो कंसिडर्ड अनइम्पोर्टेंट इन प्रोपोर्शन टू इट्स वाइड स्प्रेड अकरेंस। देखो अनइम्पोर्टेंट क्यों बोला गया कि ये वाला जो बीमारी है या जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर डिजीज है, इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं है ना। इवन आप एग्रीज की बुक में देखो तो बुक के अंदर तो इसका वो चैप्टर ही नहीं है ना। बुक में आपने जो लास्ट डिजीज पढ़ी है वो सब थी वहाँ पे। कारण क्या है कि जब तक किसी बीमारी से बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है ना, तब तक उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो यहाँ आपके खेत के अंदर अगर सरसों के पौधे खड़े हैं तो सारे पौधों में बीमारी नहीं होती है ना। अगर आपने पोटैटो की क्रॉप ले रखी है तो वहाँ पे फाइटोप्थोरा का बहुत अच्छे से होता है ना। अंगूर की खेती कर रहे हो तो वहाँ पे प्लाज्मोपारा विटिकोला की बहुत अच्छे से इन्फेक्शन होता है। तो डैमेज को कंसिडर करते हुए ये अनइम्पोर्टेंट वर्ड है। वाइड स्प्रेड तो है लेकिन उसी अकॉर्डिंग डैमेज नहीं होते। द डिजीज में कोज सीरियस डैमेज इन सर्टेन एरियाज एंड लॉसेज अप टू 25% ऑफ फ्लोरल पार्ट्स गेट मैलफॉर्म्ड, डीफॉर्म्ड, मैलफॉर्म्ड, है ना। ये उसी चीज को बताते हैं, विकृत होना, सही नहीं होने के नाम होते हैं। डी मैल फंक्शनिंग, है ना, ऐसा नाम होता है। एंड सीड्स आर नॉट फॉर्म एट ऑल। तो जब इन्फ्लोरेसेंस ही नहीं बनता तो बीज नहीं बनते और जो क्रॉप की जो उपज है, यील्ड जो होती है वो डाउन हो जाती है। फसल जो हम उससे जो प्राप्त करते हैं ना उसको अपन यील्ड बोलते हैं, ठीक है। उपज को यील्ड बोला जाता है। द डिजीज इन एसोसिएशन विद डाउनी मिल्ड्यू ऑफ क्रूसिफर, है ना। पौधे के अंदर एक से ज्यादा बीमारियां भी हो सकती हैं जो कि पैरानोस्पोरा से होती है ना। ये फंगस भी आपने पैरानोस्पोरा के बारे में बात की थी कि वो सरसों के पौधे जो क्रूसिफर प्लांट्स हैं उनके अंदर डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू का मतलब वही सिम्टम है कि पत्तियों की लोअर सरफेस के ऊपर हमें कॉटन जैसा जो मांस है फंगस का वो मिलता है। वो एक्चुअल में क्या होता है, स्पोरेंजियो स्पोर्स का मांस होता है, ठीक है। तब सीवियर डैमेज हो जाएंगे। तो अकेले इससे ज़्यादा डैमेज नहीं होते, लेकिन अगर साथ में डाउनी मिल्ड्यू जैसे और फंजाई भी अटैक कर लेते हैं तो फसल को ज़्यादा नुकसान होता है। देखो सिम्टम्स की बात की थी अपन ने। सिम्टम्स को अगर हम दोबारा से यहाँ से देखें कि द डिजीज अफेक्ट ऑल द एरियल पार्ट्स, है ना। स्टेम के ऊपर भी, इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर भी, पत्तियों के ऊपर भी, तो ये सब एरियल पार्ट्स है ना। रूट्स पे नहीं आता, रूट्स आर नॉट अटैक। तो सरसों के पौधों में जो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर को कॉज करने वाले जो फंजाई हैं उनके जो सिम्टम्स हैं वो हमें एरियल पार्ट्स में मिलते हैं। हाँ,
लोकल इन्फेक्शन वाले भी हो सकते हैं और सिस्टेमिक इन्फेक्शन वाले भी हो सकते हैं। अब लोकल इन्फेक्शन जैसे कि अपन पत्तियों वगैरह की बात करेंगे, तो आइसोलेटेड स्पॉट्स यानी कि पत्ती के ऊपर कहीं कहीं पे निशान, आइसोलेटेड मतलब अलग अलग। और पस्ट्यूल्स, जो फफोले होते हैं पस्ट्यूल अपने अंदर लीव्स और स्टेम और इन्फ्लोरेसेंस, तो ज़्यादा मेनली कहाँ बनते हैं, लीव्स के ऊपर बनते हैं। ठीक है। द पस्ट्यूल्स आर ऑफ वेरिएबल साइज, मेजरिंग फ्रॉम 1 से 2 मिलीमीटर से लेके ये बाकी बड़े भी होते हैं। राइस शाइनी व्हाइट एरियाज, तो नीचे क्या है कि वो फफोला है उसके अंदर व्हाइट कलर के कोनिडिया भरे हुए हैं, कोनिडिया का मास है ना, और एपिडर्मिस के ऊपर दबाव लग रहा है, तो उसलिए क्या है कि थोड़ा सा राइज है, राइज का मतलब उठा हुआ, जो फफोला बनता है ना वो सतह से थोड़ा उठा हुआ है, वो चमकदार व्हाइट होता है, क्योंकि एपिडर्मिस जब स्ट्रेच होती है तो वो थोड़ा सा चमकीली हो जाती है, और व्हाइट कलर के पस्ट्यूल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं पत्तियों के ऊपर, मेनली ये इसका मेन सिम्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। These में अराइज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ये पस्ट्यूल्स कई सारे भी बन सकते हैं, बाद में आपस में जुड़ भी सकते हैं, और एक बहुत बड़ा इरेगुलर पैच भी बन जा सकता है। यूजुअली जो पस्ट्यूल्स हैं अपीयर इन सर्कुलर और कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट विद 1 और 2 सेंट्रल एरिया। तो लगभग जो मोस्टली केसेस के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पस्ट्यूल्स बनते हैं वो सर्कुलर पैटर्न में बनते हैं, यानी कि एक पत्ती के ऊपर ये सर्किल में बनते हैं, हर कहीं पे बनने की बजाय एक पैटर्न सा होता है, नहीं निश्चित पैटर्न नहीं होता कुछ भी ऐसा। हाँ, जब काफी सारे कोनिडिया बन जाते हैं तो होस्ट की जो, यानी कि होस्ट का मतलब लीफ की जो एपिडर्मिस है वो फट जाती है, रप्चर्स। ठीक है, एक्सपोजिंग व्हाइट पाउडर मास कंसिस्टिंग ऑफ द स्पोर्स, है ना, ये स्पोर्स जो होते हैं उनको अपन यहाँ पे कोनिडिया बोलते हैं। ठीक है, ऑफ द फंगस पस्ट्यूल्स अकरिंग ऑन लीव्स आर यूजुअली कन्फाइंड टू द लोअर सरफेस ओनली। तो पत्तियों के लोअर सरफेस के ऊपर हमें जो कोनिडिया है उनका एक जो व्हाइट मास है वो मिलता है ना, कोई जरूरी नहीं है अपर सरफेस के ऊपर भी मिल जाते हैं, बट मोस्टली केसेस के अंदर। हाँ, अब दूसरी बात ये आती है कि दूसरा जो एंगल हो सकता है वो हो सकता है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का मतलब होता है इन ऑल बॉडी, जैसे पत्ती में एक जगह पे हुआ तो वो लोकलाइज है, और पूरी बॉडी में हो इन्फेक्शन तो वो क्या है, सिस्टेमिक है। यंग स्टेम एंड इन्फ्लोरेसेंस आर इन्फेक्टेड, द फंगस बिकम सिस्टेमिक। फंगस बिकम सिस्टेमिक का मतलब है कि फंगस के जो माइसीलियम होते हैं ना, वो माइसीलिया एक्चुअल में पूरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं इन द पार्ट्स एंड अफेक्ट टिश्यूज आर स्टिमुलेटेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज। तो इंटरनल जो सिम्टम्स आता है कि वो पूरी बॉडी के अंदर जैसे इन्फ्लोरेसेंस में फैल गया, तो इन्फ्लोरेसेंस से वो क्या हो जाएगा, वो सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो गया और वो डिफॉर्म हो जाता है, विकृत हो जाता है। पत्तियां हैं वो विकृत नहीं होते हैं, पत्तियों के ऊपर क्या बनता है, पत्तियों के ऊपर बनता है ओनली सिम्प्टम, व्हाइट कलर के पस्ट्यूल। हाँ, स्टेम के पार्ट हैं, इन्फ्लोरेसेंस के पार्ट्स हैं, उनमें डिफॉर्मिटीज आएंगे। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब पुष्कर। द मोस्ट प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब जो बहुत स्पष्ट होता है, जिसमें डाउट ही नहीं होता, इज द हाइपरट्रॉफी, इज द हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी वर्ड आपको समझना चाहिए कि हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है। देखो, दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है हाइपरट्रॉफी, एक आता है हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया, अब देखो आपके पास एक सेल है ना, इस सेल से कई सारी सेल बनती है, सेल डिवीजन होता है। एक तो होता है डिवीजन, और एक होता है कि यही सेल बड़ी हो जाती है, ये होता है वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो दो पैटर्न होते हैं, एक तो क्या होता है कि कई सारी सेल बन जाती हैं, उससे भी क्या है कि बड़ा हो जाएगा एरिया। एक सेल खुद ही अपना आयतन बढ़ा लेती है, तो जब अपना आयतन बढ़ाती है वो कहलाता है हाइपरट्रॉफी। और जब सेल डिवीजन बढ़ता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेशिया। तो जो सेल्स हैं ना, जो इन्फ्लोरेसेंस के सेल्स हैं, स्टेम की सेल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, हाइपरट्रोफाइड हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर अतिवृद्धि। वैसे इसको अपन क्या बोलते हैं, अतिवृद्धि बोलते हैं हिंदी के अंदर,
इसको अतिवृद्धि बोला जाता है। तो हाइपरट्रोफाइड हो जाती है, क्योंकि विकृत कब होगा, जब नॉर्मल से डिफरेंट साइज होती है तो विकृति आती है। तो हाइपरट्रोफाइड हो जाती है ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया, दोनों चीजें होती हैं। तो वहाँ पे स्वेलिंग यानी कि वो थोड़े से मोटे मोटे से हो जाएंगे और वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। तो डिफॉर्मलिटीज जो आती हैं वहाँ पे आपके इन्फेक्टेड पार्ट, चाहे वो स्टेम के हों चाहे वो इन्फ्लोरेसेंस के हों, दे गेट हाइपरट्रोफाइड एज वेल एज दे मे बी हाइपरप्लेसिया भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सेल्स जरूरत से ज़्यादा डिवाइड भी करती हैं और सेल्स जरूरत से ज़्यादा बड़ी भी हो जाती हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये आता है। हाँ, वैसे क्या है कि आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग पता होना चाहिए कि हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है, हाइपरप्लेशिया का मतलब क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट दे सकता हूँ कि जो हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफी में टी आता है ना, टी। तो टी को आप थोड़ा सा ध्यान दे लो कि टी फॉर टमी है ना, जो पेट होता है ना, बच्चों का पेट होता है उसको टमी बोलते हैं, टी फॉर टमी। तो इसका पेट बड़ा हो गया है ना, ये मोटी हो गई, फूल गई, दिस इज हाइपरट्रॉफी। तो अगर आपको ट्रॉफी याद हो गया तो फिर प्लेशिया दूसरा होता है तो अपने आप याद रह जाएगा आपको, तो सेल डिवीजन का मामला है। ठीक है, चलिए आगे अपन और बात करते हैं। द पेडंकल एंड पेडिशन। देखो पेडंकल तो क्या होता है कि पुष्पावली वृंत होता है, कि पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो होता है ना, इन्फ्लोरेसेंस का जो डंठल होता है, कि पूरे फूल का जो गुच्छा, पूरे फूलों के गुच्छे का डंठल, वो तो होता है पेडंकल। और अकेले फ्लावर का जो डंठल होता है उसको अपन बोलते हैं पुष्प वृंत, वो कहलाता है पेडिशन। तो सरसों का जो इन्फ्लोरेसेंस आता है उसमें हर एक फ्लावर के नीचे भी डंठल है और ऐसे पूरे गुच्छे के नीचे भी डंठल है। तो पेडंकल तो होता है पुष्पावली का डंठल और पेडिसल होता है अकेले पुष्प का डंठल। ठीक है ना, मे बिकम एनर्मसली थिकंड, मोटे हो जाते हैं अप टू 12 to 15 टाइम्स। तो नॉर्मल साइज से काफी मोटे हो जाते हैं, द नॉर्मल डायमीटर जो होता है उससे बहुत बड़े हो जाते हैं। फ्लोरल पार्ट्स बिकम फ्लैशी है ना, जो सेपल पेटल स्टेमन ये सब होते हैं क्या हो जाते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं, गूदेदार हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं। और क्योंकि सर्दी का विंटर क्रॉप है ना, एक्सट्रीम, एक तो क्या है कि स्ट्रेस है, फंगस का स्ट्रेस है, और दूसरा क्या है कि कोल्ड का स्ट्रेस होता है। तो जो प्लांट्स हैं, पत्तियां हैं, वो स्ट्रेस में जाती हैं। अब ये क्या है कि थोड़ा सा आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि जब तनाव होता है तो एंथोसाइनिन बनते हैं। क्या बनते हैं, एंथोसाइनिन का डेवलपमेंट होता है। एंथोसाइनिन की वजह से लाल बैंगनी कलर ये सब आता है। तो वो स्ट्रेस का इंडिकेटर है कि पहले तो वो मोटे हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे, और उनमें एंथोसाइनिन सिंथेसिस वो बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई दे टर्न रेड टू वायलेट इन कलर ऑल्सो, है ना। द स्टेमन्स फॉलिंग अवे, स्टेमन्स झड़ जाते हैं। तो इन्फेक्टेड इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो स्टेमन्स हैं वो खराब हो जाते हैं, सेपल पेटल खराब हो जाते हैं, डिफॉर्मिलिटी आ जाती है, और एवरीथिंग टर्न्स इनटू ए नॉन फर्टाइल स्ट्रक्चर। तो फिर फ्लावर जो है वो है ही नहीं एक प्रकार से, है ना, वहाँ पे सीड सेटिंग हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार से अपन देख सकते हैं कि द पेटल्स में टर्न ग्रीन। वैसे पेटल्स का जो कलर होता है वो ब्राइट येलो कलर होता है ना, सरसों के फूल येलो कलर के आते हैं, लेकिन दे टर्न इनटू ग्रीन कलर, है ना, सेपल लाइक हो जाते हैं। एंड स्टेमन्स एंड कार्पेल आर आल्सो कन्वर्टेड टू सोलन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। जैसे आप ग्रीन ईयर डिजीज इन बाजरा पढ़ते हो, है ना, ग्रीन ईयर ऑफ डिजीज जो है बाजरा की, वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, जो फ्लावर के पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, लीफी हो जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे वो लीफी तो नहीं है ना, वो डिफॉर्म्ड है, लेकिन कलर लीफी हो जाता है ना। वहाँ तो बाजरे के अंदर जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर्स हैं वो पत्ती जैसी लगती हैं, है ना, बट यहाँ पे पत्ती जैसा नहीं लगेगा, कलर ग्रीन होता है बस ओनली। द ओव्यूल्स आर यूजुअली atrophied and also the pollen grains resulting into total sterility। तो ओव्यूल्स हैं वो भी हाइपरट्रोफाइड हो जाते हैं, पोलन्स हैं वो लगभग खत्म हो जाते हैं। पस्ट्यूल्स में अपीयर ऑन द दीज पार्ट्स और द अफेक्टेड पार्ट्स आर फुल ऑफ oospore एंड स्टार्च। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए कि जो पत्तियां हैं वहां पे तो बनते हैं कोनिडिया, और जो इन्फ्लोरेसेंस का भाग होता है वहाँ पे oospores बनते हैं। और यहाँ पे अगेन आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है कि जो हाइपरट्रोफाइड स्ट्रक्चर्स हैं, जो oospore वाले स्ट्रक्चर्स हैं,
वहाँ पे स्टार्स काफ़ी ज़्यादा होता है, स्टार्स रिच होती है। ये आपकी कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चन है जहाँ से आपको ये बात पूछी जा सकती है। ओके, तो अगर आपको सिम्टम्स पता है तो आप क्लियर हैं, है ना। और सिम्टम्स किस माने प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में जो सिम्टम आए वो पत्तियों पे, तो उसमें कोनिडिया होते हैं। जब फसल पक रही होती है, लेट सीजन की बात होती है, तो इन्फ्लोरेसेंस लेट सीजन में आएगा, छोटे पौधों में थोड़ी आएगा, बूढ़े पौधों में आएगा। तो वहाँ वूस्पोर्स मिलेंगे। तो वूस्पोर का मतलब सेक्सो रिप्रोडक्शन है और कोनिडिया का मतलब एसेक्सो रिप्रोडक्शन है। तो जब फंगस एसेक्सो रिप्रोड्यूस करता है तो सिम्टम पत्तियों पे बनता है, और जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो सिम्टम वो कहाँ बनता है, हाइपरट्रोफाइड इन्फ्लोरेसेंस के अंदर बनता है। चलिए अपन आगे और देखते हैं कि द स्टेम एंड एक्सिस, स्टेम पार्ट जो होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस के एक्सिस होते हैं, में गेट ट्विस्टेड अपीयरिंग इन ए जिगजैग सीक्वेंस। वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, जिगजैग का कोई मतलब नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, डिफॉर्म हो जाती है। नॉर्मली जो डोरमेंट बर्ड्स होते हैं दे आर स्टिमुलेटेड एंड ग्रो इनटू लैटरल शूट्स। तो ये भी कुछ देखने को मिल सकता है कि जो जहाँ नॉर्मली लैटरल ग्रोथ नहीं होती वहाँ पे लैटरल ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि हाइपरट्रोफाइड होने से सारे स्ट्रक्चर्स वो बिगड़ जाती हैं और जो डोरमेंसी है ना, एपिकल बड डोरमेंसी, वो डिस्टर्ब हो जाती है और लैटरल शूट्स भी अपन को मिल सकते हैं। ठीक है, व्हेन द सिस्टमिक इन्फेक्शन हैज टेकन अर्ली द ग्रोथ ऑफ एंटायर प्लांट इज चेक्ड, है ना, पौधा छोटा रह जाएगा, है ना, उसको बोनापन बोलते हैं, स्टंटेड, एंड ओनली स्मॉल लीव्स में बी फॉर्म। तो अगर लेट सीजन में हो रहा है तो अपन को पत्तियां वो नॉर्मल मिलेंगी, पौधे की हाइट भी नॉर्मल मिलेगी। अगर शुरुआत में ही हो गया तो पौधे बोने रह जाते हैं और पौधे के अंदर पत्तियां भी छोटी रहती हैं। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे सिम्टम्स देख सकते हैं कि व्हाइट पस्चूल्स बन रहे हैं पत्तियों के ऊपर। तो ये पाउडरी मास है, एक प्रकार का पाउडरी मास ऑफ व्हाइट कोनिडिया। तो फंगस के जो कोनिडिया है, जहां भी कोनिडिया वर्ड आता है आप समझ जाना है कि ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैटर होता है। तो पहला जो सिम्टम है वो पत्तियों के ऊपर आता है, व्हाइट पस्चूल्स बनते हैं, पत्तियों की लोअर सरफेस के ऊपर आपको बहुत अच्छे से दिख जाएंगे और एक गुच्छे में होते हैं, गुच्छा लगभग एक कॉन्सेंट्रिक सा गुच्छा होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं डायग्राम बी एंड सी, ये अपन बता सकते हैं कि ये इन्फ्लोरेसेंस का सेकंड सिम्टम है। जो सेकंड वाला जो सिम्टम आता है ना, वो ये आता है जो सिस्टेमिक सिम्टम कहलाता है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो हमारा स्टेम पार्ट है वो कैसा हो गया, हाइपरट्रोफाइड हो गया, नॉर्मल से ज़्यादा मोटे हो गए, पार्ट्स हैं वो लीफी हो गए, ऐसे लीफ लाइक हो गया ना, हाइपरट्रोफाइड है। हाइपरट्रोफाइड पेडंकल भी हो सकता है, हाइपरट्रोफाइड फलियां भी हो सकते हैं, हाइपरट्रोफाइड फ्रूट भी हो सकता है। तो जो कुछ भी यहाँ पे बनता है वो नॉर्मल जैसा नहीं बनता है, विकृत हो जाता है, हाइपरट्रोफाइड हो जाता है। ये अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो हमारे फंगस के कोनिडिया बनते हैं ना, एल्बुगो कॉन्डिडा जो फंगस है उसके जो कोनिडिया बनते हैं, उस कोनिडिया को दिखाया गया है कि ये आप मीजोफिल मान सकते हैं। पत्ती का जो एरिया होता है ना, पर्ण मध्य तक मीजोफिल एरिया, वहाँ पे फंगस फैला हुआ है ना, ये फंगस के हाइफे हैं। तो बाकी जो अपने ओमाइसीड में देखा वैसे ये है कि ये भी क्या है, एंडोपैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अंदर रहता है। तो यहाँ पे भी होस्टोरिया बनते हैं, है ना, सेम स्ट्रक्चर आप यहाँ पे भी मानेंगे, यहाँ पे भी होस्टोरिया बनते हैं, है ना। होस्टोरिया आप यहाँ पे भी ध्यान देंगे कि होस्टोरिया यहाँ पे भी बनते हैं, चुस्कान, ठीक है, वो भी क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट ही है। जैसे आपने प्लाज्मोपारा लिया था ना लास्ट बार, वैसे ये भी क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट ही है ना। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ हाइफ है वो सीधे हो जाते हैं ऐसे, है ना, ये इरेक्ट हो जाते हैं। बाकी हाइफे वो तो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें रहते हैं, बाकी जो इनको कोनिडिया बनाना होता है ना वो थोड़े से सीधे हो जाते हैं। इनको अपन बोलते हैं कोनिडियोफोर्स, कोनिडियोफोर। और फिर इनके ऊपर कोनिडिया बनते हैं, ये चैन है कोनिडिया की, कोनिडिया से चैन में बनता है।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये तो हो गया कोनिडियोफोर और ये है चेन ऑफ कोनिडिया, चेन ऑफ कोनिडिया। अब इस चेन ऑफ कोनिडिया में आपको ध्यान देना है कि सबसे छोटा जो होता है ना, यंगेस्ट, ये सबसे छोटा है, यंगेस्ट, ये सबसे नीचे होता है, लोवेस्ट, और जो सबसे बड़ा है ये ओल्डेस्ट है, सबसे पहले ये बना था, ये होता है बिगेस्ट। तो कोनिडिया जो होते हैं उनकी साइज के अंदर एक ग्रेडियंट होता है कि सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे। तो इस चेन को अपन बोलते हैं बेसिपिटल चेन, बेसिपिटल चेन। हिंदी में आप इसको बोलते हो तलाभिसारी क्रम। ये जो कोनिडिया है वो कोनिडियोफोर के ऊपर एक निश्चित पैटर्न में लगे रहते हैं कि यंगेस्ट कोनिडिया सबसे नीचे और ओल्डेस्ट कोनिडिया सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊपर होता है। इसको अपन बेसिपिटल चेन बोलते हैं। और पत्तियों के ऊपर जो सिम्टम होता है उस सिम्टम के अंदर जब एपिडर्मिस है वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है ना, एपिडर्मिस जैसे फट गई, ऐसे स्ट्रेच हो गई, और लगभग ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस है, क्योंकि सिम्टम ज़्यादा अच्छे से कहाँ बनते हैं, लोअर एपिडर्मिस पे। तो लोअर एपिडर्मिस है वो टूट गई है, रप्चर्ड हो गई है, और वहाँ से जो कोनिडिया है वो निकल रहे हैं, जिनका क्या है कि एक पाउडर जैसा मास बनता है, जिससे अपन इसको सिम्टम वाइज इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि यहाँ जो कोनिडिया बनता है, इस कोनिडिया के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। अब ये चीज़ आपको दिमाग में ऑटोमेटिक रखनी है कि ये उमाइसीट है। उमाइसीट में पाइथियम पढ़ा तो ऐसा ही होता है, आपने पैरनोस्पोरा लेंगे तो भी ऐसा ही होता है, आप एल्बुगो लें तो वो सब क्या है, सीनोसिटिक है। वो सब क्या है, सीनोसिटिक है, कि उनके माइसीलियम के अंदर कहीं भी सेप्टा नहीं होता है, तो वो कैसे होते हैं, संकोशिक होते हैं। तो उनके माइसीलियम में भी यही हालत है कि माइसीलियम में भी क्या है, सेप्टा नहीं है। माइसीलियम को आप इधर बना के देखें तो माइसीलियम में भी ब्रांचिंग तो है लेकिन सेप्टा नहीं है। तो कई सारे न्यूक्लियाई एक साथ होते हैं, तो यहाँ पे भी कई सारे न्यूक्लियाई एक साथ हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को अपन कोनिडिया तो बोलते ही है ना, इसको अपन एक नाम तो अपने बोला कि इसको कोनिडिया बोला जाता है, तो दूसरा नाम इसको अपन स्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोनिडियम, स्पोर, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाली माइन्यूट स्ट्रक्चर्स का नाम होता है। और कई बार इसको कोनिडियो स्पोरेंजियो भी बोल देते हैं, दोनों को मिक्स करके भी बोल देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से। वैसे ये कोनिडिया है, वैसे फंक्शनली ये स्पोरेंजिया के बराबर ही है, या आप इसको कोनिडियो स्पोरेंजियो बोल सकते हो। है क्या चीज़, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोपेग्यूल है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है। कहाँ बनता है, लोअर सरफेस के ऊपर जब एपिडर्मिस फट जाती है तो वहाँ अपन को मिलेंगे, कहाँ लगे रहते हैं, यहाँ लगे रहते हैं कोनिडियोफोर्स के ऊपर। तो कोनिडियोफोर को भी हम क्या बोल सकते हैं, स्पोरेंजियोफोर बोल सकते हैं बाद में। जैसे कोनिडिया को अपन स्पोरेंजिया बोलते हैं ना, तो कोनिडियोफोर को अपन स्पोरेंजियोफोर बोल सकते हैं। अब जैसे आपने डाउनी मिल्ड्यू पढ़े, तो डाउनी मिल्ड्यू के अंदर तो कोनिडियोफोर नाम नहीं आया था, वहाँ पे तो स्पोरेंजियोफोर आया था। तो उनके जैसा नाम भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। वैसे कोनिडियोफोर बोलेंगे तो भी सही है, स्पोरेंजियोफोर बोलेंगे तो भी सही है, बनने वाले स्ट्रक्चर को कोनिडिया बोलेंगे तो भी चलेगा, स्पोरेंजिया बोलेंगे तो भी चलेगा। हाँ, सब में कॉमन चीज़ क्या है, दे आर ओमाइसीट के स्ट्रक्चर्स हैं, ओब्वियसली उनके अंदर क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। अब यहाँ से आगे का जो सेक्शन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पीछे पढ़ा कि जब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है तो आप इसको जर्मिनेट कराओगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया, स्पोरेंजिया जो भी बनते हैं वो इन्फेक्शन को और आगे फैलाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो जब इन्फेक्शन को फैलाना होता है तो जर्मिनेट करेंगे। अब जर्मिनेट करने में वापस वही सीन आता है कि अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है तो जूस्पोर बनेंगे। अब जूस्पोर का बनना ओमाइसीट का फीचर है। अब डिजीज आप कोई सी भी पढ़ रहे हो, फंगस आप कोई सा भी ले रहे हो, वो पैटर्न सेम है, राइट। तो इसलिए पैथोलॉजी के अंदर ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। पैथोलॉजी में आपको करेक्टर पता है कि फंगस ओमाइसीट का है, तो लाइफ साइकिल में चीज़ें वैसे ही आएंगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, बोल सकते हैं, बट ज़्यादा बार जो टर्म यूज होता है ना वो वहाँ पे स्पोरेंजिया होता है। एल्बुगो के अंदर ज़्यादा बार कोनिडिया यूज करते हैं।
कॉजल ऑर्गेनिज्म तो आपको यहाँ पे ध्यान था ही कि ये एल्बुगो कैंडिडा है और इसी का दूसरा नाम सिस्टोपस कैंडिडस भी होता है। और वैसे क्या है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है ना, लिविंग होस्ट ही चाहिए, ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है, होस्टोरिया बनाएगा, वो सब चीजें आ गई थी। डिजीज साइकिल की बात कर लेते हैं। डिजीज साइकिल में देखो प्राइमरी इन्फेक्शन यानी कि फसल में पहली बार फंगस कहाँ से आएगा। प्राइमरी इन्फेक्शन अकर्स ड्यू टू ऊस्पोर, और ऊस्पोर कहाँ बनते हैं, हाइपरट्रोफाइड इन्फ्लोरेसेंस में बनते हैं। और ऐसे पौधों पे बीज नहीं बनते, दाने नहीं बनते, तो किसान क्या करेगा, उनको खेत में ही पड़ा रहने देगा, तो उनको अपन बोलते हैं डेब्रिस। पिछली फसल का जो कचरा होता है उसको अपन डेब्रिस बोलते हैं। तो वो मिट्टी में पड़ा है, मिट्टी में ऊस्पोर है, और ऊस्पोर क्या होते हैं, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। बाकी में भी आपने ये देखा था कि हर फंजाई जो कि उमाइसीड का है उसमें ऊस्पोर बनता है, और ऊस्पोर ही चीरकाले के स्ट्रक्चर होती है, पेरिनेशन के काम आता है इन द सॉइल और ड्यू टू माइसेलियम पेनिट्रेटिंग ऑन पेरिनियल होस्ट। कई बार क्या होता है कि एल्बू दूसरे होस्ट के ऊपर भी, जो वाइल्ड प्लांट है उनके ऊपर भी जा सकता है, तो वहां से भी आ सकता है। मेनली सरसों के अपन खेत की बात करें, जब हम खेतों में सरसों की फसल लेते हैं तो वहां पे कोई दूसरी खरपतवार नहीं होती है, वहां जो फंगस है वो मेनली कहाँ होता है, वो स्पोर है, और हमारे खेत की मिट्टी में पड़ा रहता है। हाँ, वाइल्ड एरिया की बात करोगे तो वहाँ पे वाइल्ड प्लांट्स हैं जो उसके होस्ट होते हैं, उनसे भी वो आ सकता है। ठीक है, दिस सर्व एज प्राइमरी इनोकुलम। देखो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर इनोकुलम उसको बोलते हैं जो प्रोपेग्यूल होता है। पहली बार डिजीज के लिए जो काम आएगा कि जो मतलब पेनिट्रेट करता है ना, उसको अपन इनोकुलम बोलते हैं। कि बीमारी को लेके कौन आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि ऊस्पोर आ, तो वो इनोकुलम है। ठीक है, व्हेन द एनवायरमेंट कंडीशंस आर फेवरेबल। ठीक है, ऊस्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म ए वेसिकल इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड। तो जो आपका ऊस्पोर है ना, इसके अंदर एक वेसाइकल बनती है, खूब बड़ी सारी वेसाइकल, और इसमें फिर जूस्पोर्स बनते हैं, काफी सारे जूस्पोर बनते हैं। जूस्पोर वैसे ही होते हैं, किडनी सेप्ड होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि यहाँ का हर एक न्यूक्लियई एक जूस्पोर में मेटामॉर्फोसिस के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दिस जूस्पोर स्विम है ना, और सुटेबल एनवायरनमेंट, और उसके बाद में क्या होता है कि वो अपने फ्लैजिला को विड्रा कर लेते हैं। वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप उसको वैसे ही मानेंगे। ठीक है, उसके बाद जर्मिनेट करते हैं, जर्म ट्यूब निकलती है, एंटर करते हैं होस्ट के अंदर और स्टेब्लिश करते हैं इन्फेक्शन को। द माइसीलियम इन द होस्ट इज इंट्रासेलुलर विथ ग्लोबोस होस्टोरिया। वो सेल्स के बीच में जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस में जाएगा। तो जब स्पेस के बीच में होता है तो उसको अपन इंट्रासेलुलर बोलते हैं, जैसे इंट्रासेलुलर, और इसमें केवल उसका होस्टोरिया जाता है। जो बाकी में है, क्योंकि ऑब्लिगेट जो भी है उनको ऐसा ही करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे भी ये वर्ड है ना ऑब्लिगेट और पैरासाइट, तो वो कभी भी अपने होस्ट को किल नहीं कर सकता। किल नहीं कर सकता तो वो कभी भी इंट्रा नहीं हो सकता, उसको इंटर ही होना पड़ता है। हाँ, वो मैक्सिमम होस्टोरिया बना के बस ज़्यादा न्यूट्रिशन के लिए होस्टोरिया बना सकता है, बाकी वो सेल को किल नहीं कर सकता। हाँ, जल्दी क्या होता है कि माइसीलियम आफ्टर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट एक्यूमुलेट बिलो द लोअर एपिडर्मिस। कॉनिडियोफॉर्स हैं वो वहाँ पे बन जाते हैं, आर क्लेवेट एंड फॉर्म, क्लेवेट का मतलब गदा जैसे ऐसे खड़े खड़े से, टिप ऑफ आई पे बिगन टू प्रोड्यूस कोनिडियोस्पोरेंजिया। वर्ड आ गया ना, जिसमें कोनिडिया है, स्पोरेंजिया है, इन्हें बेसिपिटल सक्सेशन, बेसिपिटल मैनर के अंदर। द प्रेशर की वजह से क्या कि एपिडर्मिस फट जाएगी, व्हाइट रस्ट सिम्टम है वो आपको पत्तियों के ऊपर दिखाई देने लग जाता है। तो ये जो आपके पत्तियों के ऊपर निशान बनते हैं ये अर्ली फेज है, फसल की अर्ली फेज है, ग्रोइंग सीजन के अंदर। तो उसमें बाद में फिर सेकंड इन्फेक्शन के काम आते हैं कि जो कोनिडिया बना है वो कोनिडिया वहाँ से हट के दूसरी जगह पे दोबारा से गिरेगा, वापस से इन्फेक्शन कोच होता है। तो ये डिजीज को स्प्रेड करने के काम आता है। पहली बार जब आता है वो इनोकुलेशन है, वो प्राइमरी इन्फेक्शन है, कोनिडिया से दूसरी पत्तियों पे दूसरे पौधों पे बीमारी फैलेगी, दैट इज सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो डिजीज में दो इन्फेक्शन होते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन। पहली बार फंगस का पैथोजन का आना प्राइमरी, और फिर ग्रोइंग सीजन में फैलना जो होता है, स्प्रेड करना जो होता है, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन का पार्ट होता है। दीज आर ब्लोन अवे बाय द विंड और एनी अदर एजेंसी, क्योंकि वहाँ पे अपन सिंचाई भी करते हैं तो पानी की बूंदे भी होते हैं,
तो उनसे भी फ्लैशेस क्रिएट होते हैं, पानी की बूंद छिटकती है, तो उससे भी जो स्पोर्स हैं वो आसपास के पौधों की जो सतह है उसके ऊपर जा सकते हैं, कोनिडिया जा सकते हैं, जू स्पोर जा सकते हैं, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलता है। तो दिस जू स्पोर जर्मिनेट बाय फॉर्मेशन ऑफ जर्म ट्यूब एंटर द होस्ट एंड कॉज द सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी, प्राइमरी इन्फेक्शन का कोज होता है वू स्पोर, सेकेंड इन्फेक्शन का कारण होता है कोनिडिया एंड जू स्पोर, है ना। फेवरेबल कंडीशन होनी जरूरी है, वरना तो क्या वो वेसाइकल नहीं बनेगी, जू स्पोर भी नहीं बनेंगे, पानी भी नहीं होगा तो वो स्विम भी नहीं करेंगे और स्प्रेड नहीं हो सकता। तो कंडीशन फेवरेबल होने पे बीमारी फैलती है, क्योंकि फंगस को फैलने के लिए अवसर मिल जाता है। When the condition become unfavorable or during the later phase of the growing season, the fungus begins sexual reproduction. तो जब हमारी फसल पक रही होती है तो उसमें पे मॉइस्चर कम हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाती है तो फंगस ये जूस्पोर वाला पैटर्न छोड़ देता है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाता है और ऊस्पोर बनाता है। उसमें वही है कि एंथ्रिडिया बनेंगे, ओगोनिया बनेंगे, प्लाज्मोगेमी होगी, कैरियोगेमी होगी, ऊस्पोर बनेगा, रेस्टिंग स्ट्रक्चर ऊस्पोर बनती है। द ऊस्पोर्स बीइंग थिक वॉल। अब ऊस्पोर में आपको हमेशा ही ध्यान देना है कि किसी का भी ऊस्पोर हो, सब में भित्ति बहुत मोटी होती है, तभी वो क्या करता है अनफेवरेबल पीरियड्स को बाईपास कर सकता है, विथ स्टैंड कर सकता है, पेरिनेट कर सकता है। तो ऊस्पोर एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होती है, उसमें भित्ति ज़्यादा मोटी होती है, वो अनफेवरेबल टाइम को, ड्राई टाइम को बिता सकता है। कहाँ पड़ा है वो? हमारे इन्फ्लोरेसेंस वाले भाग में पड़ा है, डेब्रिसेज में पड़ा है, तो वो फाइनली कचरे में पड़ा रहता है या मिट्टी में आ जाता है। ड्यूरिंग हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप, कि जब फसल ली जाती है, द डिजीज हाइपरट्रोफाइड पोर्शन ऑफ द प्लांट्स आर जनरली लेफ्ट। क्योंकि किसान क्या करता है कि जिस पे दाने नहीं है उसको इकट्ठा नहीं करता, उसको खेत में छोड़ देता है और वहाँ पे वो पेरिनेट करने के काम आते हैं और अगली ग्रोविंग सीजन तक वो उसके अंदर पड़े रहते हैं। तो ये किसान की सबसे बड़ी गलती होती है कि उसको ऐसे पौधों को उखाड़ के बहुत गहराई में दबा देना चाहिए, जला देना चाहिए, ताकि क्या है कि नेक्स्ट सीजन के लिए जो इनोकुलम है वो बचा हुआ ना रहे। अगर आपने खेत में पटक दिए, खेत में पड़े हैं, है ना, तो नेक्स्ट सीजन के अंदर डिजीज है वो दोबारा से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से पूरा आप साइकिल समझ सकते हैं। देखो इसको आप फॉलो कर लीजिए कि ऊस्पोर से आप चालू कीजिए। ऊस्पोर सॉइल में भी हो सकते हैं, है ना, या वो है ना माइसीलियम हो सकता है पेरिनियल होस्ट के अंदर। तो होस्ट के अंदर तो माइसीलियम है और सॉइल के अंदर ऊस्पोर है, तो ऊस्पोर जर्मिनेट करेंगे, वेसाइकल बनेगी, जो स्पोर बनेगा, है ना, वो जर्म ट्यूब इन्फेक्शन के काम आएगा। ये तो है प्राइमरी इन्फेक्शन, ऊस्पोर वाली लाइन जो कि मिट्टी के अंदर है। या कोई पेरिनियल होस्ट के ऊपर ये फंगस है तो वहां पे भी क्या होगा कि आपके कोनिडिया स्पोरेंजिया उस पे बनेंगे और उनसे जूस्पोर बनेंगे और वो इन्फेक्शन के काम आते हैं। तो ये तो प्राइमरी है कि या तो वहां पे कोई दूसरे पौधे के ऊपर फंगस चल रहा है तो वहां से आ जाएगा कोनिडिया, या मिट्टी में पड़े हुए जो ऊस्पोर है उनसे जर्मिनेशन से जूस्पोर बनेंगे और वो जर्म ट्यूब से बाद में इन्फेक्शन देते हैं। अब जूस्पोर का मतलब क्या है? मॉइस्चर है। अगर पत्तियों के ऊपर पानी नहीं है तो ऊस्पोर बीमारी नहीं दे सकता। तो कंडीशन अगर फंगस के फेवरेबल है तभी इन्फेक्शन होगा। अभी माइसीलियम पौधे में ग्रो करेगा, इंटरसेलुलर माइसीलियम, होस्टोरिया बनाएगा, वो सब आएगा, ठीक है ना। फिर उसमें कोनिडियोफोर्स बनते हैं पत्तियों के ऊपर, वाइट पस्ट्यूल्स, ठीक है, वाइट स्पॉट्स। तो ये सब क्या है? सेकंड इन्फेक्शन। तो ये जो चल रहा है दिस इज सेकंड इन्फेक्शन। अब डिजीज जितनी है ना, कंडीशन जितनी फेवरेबल होंगी कि पौधा जितना हेल्दी है ना, कोनिडियोफोर जितनी जल्दी बन जाएंगे, जर्मिनेट जूस्पोर के लिए पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, है ना, टेम्परेचर कम चाहिए, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी फैलेंगे और डिजीज बहुत ज़्यादा फैलेंगे। तो इसीलिए किसी भी डिजीज को है ना एपिडेमिक बनाने में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है कि फसल तो वहीं पे होती है, फंगस भी वहीं पे होती है, एनवायरनमेंट बनाता है कि बीमारी कितने बड़े एरिया में फैलेगी, ठीक है। अब अगर कंडीशन अनफेवरेबल होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है या जो सीजन है उसकी एंडिंग हो रही है ना, फसल पक रही है, तो उसमें पे क्या होता है कि वो ऊस्पोर बनाते हैं, यानी कि सेक्स और रिप्रोडक्शन करेगा,
है ना, एंथ्रीडियम ओगोनियम बनेंगे, वापस oospore बन के डेब्रिस के अंदर आ जाता है। तो ये आपका डिजीज साइकिल है कि जो इन्फेक्शन है प्राइमरी कैसा है, सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन है। किससे होता है, oospore से होता है। और ऑप्शन क्या है, पेरिनियल होस्ट से भी क्या आ सकते हैं, कॉनिडिया हम आ सकते हैं। सेकेंड इन्फेक्शन हमेशा ही कॉनिडिया से होता है। इसके बाद में डिजीज को कंट्रोल करने के तरीके हैं, उनको अपन समझ सकते हैं। तो एक तो आता है फिजिकल तरीका। फिजिकल तरीके में जैसे अपन क्या करेंगे, प्लॉविंग करते हैं ना, मिट्टी को अपन उथल पुथल करते हैं, उसको प्लॉविंग बोलते हैं। प्लॉविंग और डिस्किंग डिजीज प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स रिजल्ट्स इन ए रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यूज एंड हेल्प टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस फ्यूचर इन्फेक्शन चांसेस। तो ऊपर की मिट्टी को अगर हम बहुत गहरा दबा देते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा था कि oospore जर्मिनेट करेगा, उसमें भी पौधे पे पत्तियां होनी चाहिए। तो अगर हमने ऊपर की मिट्टी जिसमें oospore है उसको नीचे दबा दिया तो oospore जर्मिनेट भी करेंगे, तो उनके क्वानिटी, उनसे जो oospore बनते हैं वो ऊपर तक आ ही नहीं पाएंगे, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। या हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे क्रॉप जो है वो अगली बार ना लें, क्रॉप रोटेशन, दूसरी क्रॉप लें वहाँ पे, क्रॉप रोटेशन है ना। उसमें जो पौधे हैं वो नॉन क्रूसिफर पौधे होने चाहिए। अगर आपके खेत के अंदर ये बीमारी ज़्यादा आ रही है तो आप वहाँ पे कुछ सालों के लिए सरसों की फसल ना लें, दूसरी फसल लें। या फिर आपके खेत में आसपास जो वीड्स हैं वो नहीं होने चाहिए, ताकि आपके जो अल्टरनेट ऑप्शन है होस्ट के वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वीड्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्रॉप को रोटेशन करने की ज़रूरत है, डीप प्लॉविंग कर सकते हैं, इनसे अपन डिजीज़ के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे अपन बायोलॉजिकल कंट्रोल ले सकते हैं रेजिस्टेंट वेराइटीज का इस्तेमाल करके। अपन जैसे रेजिस्टेंट हैव बीन सक्सेसफुली डिप्लॉयड विद मस्टर्ड एंड रोटबैक, हाउएवर विद एशियन वेजिटेबल जैसे कि चाइनीज मस्टर्ड है ना, ये वेराइटीज जो है रेजिस्टेंट वेराइटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फिर आता है कि जब हमारे खेत में इन्फेक्शन चल रहा होता है तो हम केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कुछ फंजीसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ एसिल एलानिन फंजीसाइड जो कि मेटालिक्सिल होता है, मेटालिक्सिल है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन के अंदर ये मिल सकता है, क्योंकि ये कंपाउंड का नाम है, ब्रॉड नेम है मेटालिक्सिल। ग्रेटली इम्प्रूव द एबिलिटी टू कंट्रोल वाइरस विद फंजीसाइड एप्लीकेशन। मेटालिक्सिल प्रोवाइड लिमिटेड क्यूरेटिव एक्टिविटी एंड कंट्रोल सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो अपन इसके लिए पर्टिकुलर जो फंजीसाइड यूज करते हैं वो कौन सा है, मेटालिक्सिल यूज करते हैं अपन। सिमिलरली अपन बात करें तो पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग फंजीसाइड टॉलरेंट पैथोजन स्ट्रैंड एसोसिएटेड विद मेटालिक्सिस, गवर्नमेंट शुड कंसीडर यूजिंग राइडोमिल MZ58। तो अगर आप फसल के अंदर बार बार मेटालिक्सिल काम में लेते हैं तो जो फंजाई है उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा, और फिर उसके अंदर अपन जो इफेक्ट चाहते हैं वो कंट्रोल इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो फिर हमें दूसरे फंजीसाइड यूज करने पड़ते हैं, जैसे रोडोमिल MZ58 को यूज कर सकते हैं विद फोलियर फंजीसाइड एप्लीकेशन है। तो दिस फॉर्मुलेशन एड्स ए सेकंड फंजीसाइड टू टैंक मिक्स, है कि आपका जो स्प्रे टैंक होता है उसके अंदर हम इसको मिक्स कर सकते हैं, सेकंड फंजीसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले अपन को मेटालिक्सिल काम में होता है, अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है तो अपन रिडोमिल MZ58 काम में ले सकते हैं। अदर फंजीसाइड जैसे कि डायथीन है, ब्लिटॉक्स है, वेटेबल सल्फर है, कॉपर कंपाउंड्स हैं, बोर्डेक्स मिक्सचर, डाइक्लोरोथिनॉल है, कैप्टॉल, कैप्टेन, डायोडीन, मैनकोजेब है ना, इन सब को भी यूज कर सकते हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है, एक तो स्पेसिफिक होता है, एक सभी के लिए होता है। तो स्पेसिफिकली अपन काम में लेते हैं वो अलग होते हैं है ना? और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड होते हैं, ये सभी केमिकल्स हैं। तो ये थोड़े से आपको ध्यान होने चाहिए कि जो फंगल डिजीज है उनके अंदर हम काफ़ी सारे फंजीसाइड्स को यूज़ करते हैं। वैसे क्या है कि अपन को एक अलग से सेक्शन भी तैयार करना है, वो है डिजीज कंट्रोल कैसे होती है। तो डिजीज कंट्रोल में फिजिकल, केमिकल में भी फिर पूरी वैरायटी आएगी, फिर बायोलॉजिकल आएंगे, बायोलॉजिकल में भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, फंजाई के अलग हैं, बैक्टीरिया के अलग हैं, निमेटोड के अलग हैं, है ना। तो ऐसे डिजीज वाइज थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो भी आपको याद रह जाएगा, या आप टॉपिक वाइज भी ध्यान दे सकते हैं। अपन पहले डिजीज को पढ़ रहे हैं तो डिजीज को पढ़ने से मतलब ये है कि आपका एटलीस्ट डिजीज से आइडिया क्रिएट हो जाता है, कि पूरी डिजीज समझ में आ जाती है, लाइफ साइकिल समझ में आ जाता है, फंगस के मामले समझ में आ जाते हैं, है ना, डिजीज के फैलने वगैरह के सारे इश्यूज क्लियर होते हैं, तो कंट्रोल के इश्यूज समझना आसान हो जाता है।
तो इसीलिए अपन कंट्रोल वगैरह बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर भी यहाँ से थोड़ा बहुत आप ऐड करके रहेंगे। तो ऐसे अपन देख सकते हैं कि हमारा जो डिजीज़ है ना कि वाइट रस्ट ऑफ क्रोसिफर है ना, वैसे तो क्या है कि सिंपल डिजीज़ है। अब अपना क्या है कि रिक्वायरमेंट जैसे जॉब का रिक्वायरमेंट है कि कंपटीशन के बाद में हमें जॉब लेनी है, तो एटलीस्ट तैयारी जो होती है ना बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, है ना। हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन ही ना आए, और हो सकता है इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है कि इसमें से 1 क्वेश्चन आ जाए वो आपसे ना भी हो। बट आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है कि आपको जितना पढ़ने को मिल रहा है आप उतना पढ़िए। बुक्स में मिल रहा है ना, कहीं और से पढ़ते हो या क्लास में पढ़ते हो, है ना, यू हैव टू डू योर बेस्ट। ऐसे कि आप जितना पढ़ चुके हो तो ठीक है, आपको आता है। कई बार क्या होता है, जैसे मैं बच्चों के साथ लगातार जुड़ा रहता हूँ, तो मैंने ये भी नोट किया कि बच्चे के दिमाग के अंदर पहले से जो है वो गलत है। उसको जो आता है उसको पता है कि मुझे आता है, लेकिन उसको जो आता है वो गलत है। तो इसलिए आपको क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने गलत याद कर रखी है, मे भी आपने पढ़ते समय गलती कर ली होंगी, बुक्स पढ़ी होंगी या और कोई सोर्स आपने लिया होगा, वहाँ से गलत भी हो सकते हो आप। तो अगर आप अपने पुराने माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाओगे तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। तो ठीक है, आपको कुछ आता है, अच्छी बात है, उसको आप साइड में रखो। नई क्लास में जो है उसको बहुत अच्छे से समझो, और कंटेंट आप जो बनाते हो, जैसे आप नोट्स बनाते हो, तो नोट्स में अब आपको जो आता था उसको सेकेंडरी मानो, क्लास में जो है उसको प्राइमरी मानो। अब इसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाओ। आपका जो मैं मान लो कि क्लास के अंदर आपको कोई एक पर्टिकुलर और कोई टर्म था वो क्लास में नहीं आया, सपोज आपको आता है, तो वो आप अपने नोट्स में ऐड कर दो, राइट। इसके बाद में क्या होगा कि अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस में भी कई बार क्या होता है कि 10-15% चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं जो क्लास में नहीं होते हैं, या क्वेश्चन से वो चीज़ और हमें ऐड करनी होती है। तो अपने नोट्स में उसकी जगह रखो कि आपको कहीं भी ऐड करना है तो दूसरे कलर पेन से या कोई टैग लगा के या मार्किंग करके वहाँ पे वो भी लिखना होता है। यानी कि आपके जो नोट्स हैं वो वन टाइम में क्रिएट नहीं होंगे। आप पहले लिखो, फिर सेकंड टाइम रिवाइज करते हो तो कोई और चीज़ ध्यान में आएगी, उसको उसमें ऐड करो, क्वेश्चन से ऐड करो, है ना। वो धीरे धीरे एनरिच होगा, आपके नोट्स भी एनरिच होंगे। पहली बात तो क्या है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जो बेस तैयार करते हो ना, जो रफली लिखते हो पहली बार में, वो गलत नहीं होना चाहिए, और वो कम भी नहीं होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। तो पूरा तभी होगा ना, और उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए। आप दिखाना चाहते हो कुछ और डायग्राम कुछ और, तो समझ में ही नहीं आएगा। वो पूछेगा लेमन सेट, आपने कभी लेमन सेट बनाया नहीं, तो आपको याद ही नहीं है कि लेमन सेट है, राइट। आपने कभी ब्रांचिंग दिखाई नहीं, तो वो कह रहा है कि ब्रांच होते हैं क्या कोनिडियोफोर, तो आपको कैसे याद आएगा, आपने कभी ब्रांच बनाया नहीं उनको। तो अगर आप सही बुक यूज़ करते हैं तो उसमें पता है, उसमें ब्रांच ही दिखा रखा है। तो अच्छी बुक होनी चाहिए। बुक मैंने आपको शेयर कर रखी है, आप उससे देखिए, ठीक है। आपने डाउनलोड कर ली होगी, उससे देखिए। वैसे अपने ऐप के ऊपर भी ये सब डाला हुआ है ना, क्लास वाइज सारा कंटेंट उस पर रहता है, आप उससे चेक करो। नहीं, आप डाउनलोड करके खरीद भी सकते हो। एग्रीओस जीएन के नाम से प्लांट पैथोलॉजी जो बुक आती है ना, एग्रीओस जीएन, वो आप ले सकते हो। पैथो के लिए एक स्पेशल जो बुक्स आप ले सकते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो भी मैं डाल दूंगा इसके ऊपर, आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, बाकी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। तो वहाँ से बुक्स के उसमें है ना, बुक्स के नाम भी हैं, बुक्स के फ़ोटोज़ भी हैं, तो वो सब आप वहाँ से ले सकते हो। आपको जो बुक चाहिए वो तो मैंने आपको लिंक भेज रखा है, तो उसे आप खुद डाउनलोड कर सकते हो, आपके मोबाइल में पड़ी रहेगी, है ना। उस बुक से ही अपन क्लास में पढ़ाते हैं। तो जैसे आपकी जो भी क्लास होगी उन क्लास का कंटेंट तो आपके पास ऐप में होता ही है, तो वो तो आपको वैसे भी जरूरत नहीं है। यानी कि क्लास का कंटेंट वो है जो इंटरनेशनल लेवल का है। उसमें आरपीएससी छोड़ो, यूपीएससी छोड़ो, मतलब कहीं का भी आप कोई भी एग्जामिनेशन बोर्ड ले लो, वो गलती नहीं निकाल सकता। हाँ, अगर आप इन्हीं चीज़ों को बीएससी किताबों से पढ़ रहे हो तो आपका मतलब कोई भी गारंटी नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो, है ना। तो हिंदी मीडियम बुक के चक्कर में नहीं जाना, आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है। अच्छी बुक्स मैंने बस सजेस्ट कर रखी है, कंटेंट सारा वही होता है। क्लास में बुक से ज़्यादा बोला जाता है, बुक में जितना होता है ना उसको मैं समझाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ, साइड में बहुत लिखता हूँ मैं, तो जो मैं लिखता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे हाईलाइट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो क्लास के बाद का जो पीडीएफ आप देख लेते हो, इसका मतलब आपको फिर वीडियो देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती।
और आपने नोट्स जो है वो इस मार्किंग की हुई पीडीएफ के बाद बनाओ, ताकि इसमें सब आ जाता है। हाँ ये जरूरी है। देखो जैसे आप मान लो कि प्रिंट ले लेते हो और उसी को पढ़ते हो, तो फिर ये मार्किंग वाला सब मिस हो जाएगा। तो प्रिंट अच्छी बात है, आपके हाथ में प्रिंट होता है तो आपको गुड फील होगा कि चलो मेरे पास किताब है, कंटेंट है, लेकिन उससे नहीं होगा, आपको अपने नोट्स में डालना पड़ेगा। या तो ये होता है कि आपको बुक सारी आती है या आपको डिजीज सारी आती है, तो आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं है, या आपको नहीं आता है तो फिर आपको लिखने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको वन टाइम में कैसे याद हो जाएगा। अभी तो पैथो चल रही है, उसके बाद में कुछ और आएगा, फिर और आएगा, ऐसे तो कम से कम 25-30 टॉपिक्स हैं, बुक्स हैं मतलब। तो आप जो तैयारी कर रहे हो उस तैयारी के अकॉर्डिंग तो आपको बहुत बुक्स पढ़नी है, और आपको रिपीट करने के लिए कहाँ टाइम मिलेगा। आप सोच के देखो, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स है, ब्रीडिंग है, इवोल्यूशन है, इकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, मतलब कितनी चीज़ है। आप इसमें कितना कुछ है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, फोसिल, क्या कुछ नहीं है। नहीं, आप ये पैथो के सेक्शन में तो पैथो का क्वेश्चन आएगा। अब कहाँ से आएगा, अब मान लो आपने पैथो पढ़ ली, अब क्वेश्चन तो आ गया पाइथियम का, पहला क्वेश्चन पाइथियम का आ गया, अब दूसरा क्वेश्चन वो स्मटोप जवार से आ गया। अब स्मटोप जवार आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तो दो क्वेश्चन आए, एक आपने कर दिया, एक आपने नहीं किया, तो आपके तो नंबर कितने आएंगे, आधे आएंगे। अब एक दूसरा बच्चा है जिसने डिजीज सारी पढ़ी है, उसको तो पता है कि स्मटोप जवार किससे होती है, तो वो तो करके आ जाएगा। अब स्मटोप जवार की बात नहीं है, बात ये कि स्मटोप जवार के अंदर जो सिम्टम बनता है और उस सिम्टम के अंदर भी कुछ खास बनता है, वो आता है, या उसको कंट्रोल करने के लिए कोई केमिकल वो आता है। आप सोच के देखो कि 50 बीमारियां हैं, 50 बीमारियां के हजारों इश्यू है, उसमें से क्या पूछ लेगा, कोई गारंटी नहीं क्या पूछ लेगा। तो आपको कितना आना चाहिए, आराम शनाम आना चाहिए। तो आप चाहते हो कि हम मार्केट से कोई बुक ले आए उससे हो जाएगा, सवाल ही नहीं है। आप चाहते हो कि आप किसी कोचिंग के जो मॉड्यूल्स हैं उनको पढ़ लो, उनसे हो जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपको ये डायग्राम ही नहीं है उनके अंदर, आपको समझ ही नहीं आ सकती कि ये बोल क्या रहा है ना। ये बड़ा एक चैलेंजिंग तो क्या है, मतलब चैलेंजिंग तो सब कुछ ही होता है, बट ये कि आपके लिए मौका है कि जीवन में इतना ज़्यादा आपने नहीं पढ़ा होगा, उतना ज़्यादा पढ़ने का मौका है। तो आप इतना ज़्यादा पढ़िए ऐसे कि लगे कि हाँ मैं पढ़ के ऐसे नॉलेजफुल हो गया, तब परीक्षा में जाएंगे तब मजा आएगा। तब लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से है, आप क्वेश्चन करके आ गए, तब सिलेक्शन होता है। ठीक है, ओके देन, ओके, बाय बाय।